नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो अभी आगे स्टार्ट होंगे थोड़े से, और उसके बाद मैं ये एक्ट बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। जो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, 2-2 मिनट के। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सेक्शन 132। सेक्शन 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं वृत्तिक सूचनाएं। इसका सीधा सा एक बात यह है, फंडा है इसका क्लियर। यह माना जाता है कि एडवोकेट क्रिमिनल हो या सिविल हो, उसको न्याय का ज्ञान होता है। और यह भी नियम है कि अगर क्लाइंट कोई बात छुपाएगा तो एडवोकेट उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर से पेट नहीं छुपाते, बीमारी नहीं छुपाते, उसको बताना चाहिए। तो बात कहने का मारूजा सिर्फ ये है कि यहां क्या है, वृत्तिक सूचनाओं में यह है कि जब कोई एडवोकेट और किसी वकील का आपसी कोई एंगेजमेंट हो जाता है, अर्थात कोई कॉन्ट्रैक्ट समझे, या कोई ये कहता कि सही वकील साहब आपको मेरा मुकदमा लड़ना है, और वो आगे बताता कि मैंने ऐसे से मेरे से घटना हो गई है, तब उनमें जो ये एक हैसियत हो जाती है एडवोकेट और क्लाइंट की, तो उसके लिए ये नियम बनाया है सरकार ने। अगर कोई आदमी आगे कहता है कि वकील साहब मैं कत्ल के मुकदमे में वांटेड हूं, तो वकील साहब उससे पूछ सकते हैं कि तूने कत्ल किया है? वो कहता हाँ जी किया तो है साहब, परिस्थिति थी ऐसी थी, कुछ भी बताया वो। लेकिन क्या है, एडवोकेट ने उससे ये कह दिया, उसने ही कह दिया कि मैं आपको एडवोकेट अरेंज कर रहा हूँ, एडवोकेट नियुक्त कर रहा हूँ अपना। और उसके बाद वो उससे सूचना लेते हैं क्या क्या है, तो वो सारी सारी घटना बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आप इस तरीके से किसी के एडवोकेट हो गए हैं, आप उसकी सूचनाओं को जो है किसी को जाहिर नहीं करेंगे। ना ही आप मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे, ना ही जज साहब को बताएंगे। देखने में सेक्शन बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे एथिक्स के खिलाफ है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। लेकिन ये नियम है, जो बना है सो बना है। तो नियम के बारे में तो नहीं कह सकते ना, जो कानून है तो कानून है। लेकिन ये जो नियम है ये वकील और क्लाइंट के बीच में ही है, वो एडवोकेट साहब और क्लाइंट के बीच में है। ये डॉक्टर और मरीज के बीच का नहीं है, या पंडित जी के या उनका जो शिष्य है उसके लिए, या पादरी या पादरी के जो फॉलोअर्स हैं जो आने वाले, उनके लिए नहीं है। जैसे कोई मौलवी तो उनके जो अनुयायी है उनके लिए नहीं है, या उनको सुनने वाले उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ एडवोकेट और उसके लिए ही ये प्रोविजन काम करता है, जिसको धारा 132 में कहते हैं। इसकी एक खासियत है, अगर कोई मुलजिम आके कहता है कि वकील साहब मुझे इस केस में ऐसे मैंने नकली कागज बनाए थे और ये केस रजिस्टर्ड हो गया, आप मुझे बचाओ, तो ये डिफेंस करना एक एडवोकेट का नैतिक दायित्व है और लीगल प्रोफेशन में ये जायज है। और जब भाई आ रही, पता नहीं क्या बात है। यदि वो अपराध करने के बाद आता है, जरा इस शब्द को सुन लें आप, अगर वो अपराध करने के बाद आता है और कहता है कि जी मेरी हेल्प करो, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आके ये पूछता है कि वकील साहब मुझे ये बताओ कि मैं कत्ल कैसे करूं, ये परमिटेड नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। कोई अपराध करने के बाद आके कहता है कि मेरी डिफेंस करो, मेरे वकील बनो, परमिट आपको
कोर्ट में जैसे भी आप बचाव करते हैं, आप उसका, आपको उस तरीके का बचाव करने का आपको छूट है। लेकिन आप मुलजिम ने अपराध करा नहीं हो फिर, और आप उसे सलाह दो कि अपराध करूं, इस तरीके से कर तो बच जाएगा, ये प्रोहिबिटेड है। मैं आपको पढ़ता हूं जरा से सेक्शन को। मैं सेक्शन को पहले इसलिए समझाता हूं कि सेक्शन की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है। जैसे कोई मैं, तो उसमें कई बार नहीं समझ में आती बात, तो ये आसान शब्दों में समझाने की। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस with his client express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his service as such advocate or by or on behalf of his client, or to state the contents or conditions of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of the professional service, or to disclose any advice given by him to his client in the courts and for the purpose of such service, provided that nothing in this section shall protect from disclosure of any such communication made in furtherance of any illegal purpose. Any fact observed by any advocate in the course of his service as such, showing that any crime and fraud has been committed since the commencement of his service. It is immaterial whether the attention of such advocate referred to in the provisions of subsection was or was not directed to such facts by or on behalf of his clients. The obligation is stated in the conditions. एक व्यक्ति कहता है, एक क्लाइंट कहता है अपने एडवोकेट से कि मैंने जो है नकली डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करें, मेरी डिफेंस करें कोर्ट में। तो ये जो सूचना है ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, और वकील कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकता नहीं जी मेरे क्लाइंट ने तो अपराध कर रखा है, आप इनने मुझे बताया भी है, आप इसे सजा दे दो। नहीं, ये प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन की नहीं है, जिसका दोषी होना ज्ञात है। दूसरा कहता है कि एक आदमी कहता है कि मैं एक नकली डॉक्यूमेंट बना के, डुप्लीकेट मतलब फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के एक प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहता हूं, आप मेरा मुकदमा बनाने डलवाना। तो ये जो है ये आपराधिक प्रयोजन के लिए ये परिस्थिति है। तो एडवोकेट इस तरीके के जो अपराध को बढ़ावा दे वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई अपराध करके आ गया है और वो डिफेंस की रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए ये प्रतिरक्षा अवेलेबल होती है। अर्थात एडवोकेट जिसने अपराध कर दिया उसकी हेल्प तो कर सकता है, उसकी डिफेंस कर सकता है, लेकिन और उस कम्युनिकेशन को कोर्ट में नहीं बताएगा, किसी से नहीं बताएगा, सिक्योर रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपराध करने की सलाह नहीं दे सकता। तो मतलब यह अपराध से पूर्व कोई सूचना नहीं दी जा सकती, वो कोई कम्युनिकेशन प्रिविलेज नहीं है। लेकिन अपराध करके जब आता है और तो डिफेंस के लिए कहता है, तब वो जो सूचना देता है वो प्रिविलेज और प्रोटेक्टेड है। तो ये इस धारा का उद्देश्य था, जो मैंने बताने को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। कई बार क्लाइंट और वकीलों का झगड़ा, वकील का उसका झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में ये कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज नहीं है, कुछ सेक्शन नहीं है कोई खास। आइए एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी, एक सेक्शन है 137, अगर कोई विटनेस
विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, कोई विटनेस किसी विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तूने पहले चोरी की थी? अगर उससे पूछा जाता है तो फिर वो झूठ नहीं गए बोलेगा। अगर उसने चोरी की थी तो उसे चोरी एडमिट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा सबूत दिखाया जाता है, देख भी तुझे तो इसमें सजा हुई थी, तूने चोरी की थी, तो उसे झूठ में नहीं बोलने दिया जाएगा। एक तो ये स्थिति है। एक ये कि एक आदमी चोरी करने में पकड़ा नहीं गया लेकिन चोरी की है हमने, उससे ये पूछा जाता है क्या तूने चोरी की थी, तो उसे जो है वो सही उत्तर देने के लिए बाध्य है। ये सेक्शन कहता है कि जिस वो व्यक्ति विटनेस बॉक्स में आया वो झूठा साक्ष्य नहीं देगा। जो भी व्यक्ति विटनेस बॉक्स में आएगा, क्योंकि उसे कसम दी जाती है कि कसम खाइए मैं जो कुछ भी कहता हूं सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, मिथ्या साक्ष्य नहीं दे सकता। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको सजा हो सकती है। तो ये इसके अंदर 137 सेक्शन है। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या, ये कहता अगर किसी व्यक्ति से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो उसे मुकदमे में फंसा सकता है, जो उसे किसी मुकदमे में फंसा सकता है या सजा दिलवा सकता है, मुकदमे में फंसा सकता है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे सही देना पड़ेगा या उस प्रश्न का उत्तर देने से मना नहीं कर सकता गवाह, अगर गवाही विटनेस बॉक्स में है। लेकिन क्या है, अगर वो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो केवल उसके आधार पर ही उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उसकी जो ये जो उसने उत्तर दिया है उसको किसी केस में सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये इसमें प्रोटेक्शन देती है, ये सेक्शन इसको प्रोटेक्शन देती है, यहां प्रोटेक्शन देती है इस बात का, क्योंकि अदरवाइज तो अगर नहीं प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो सब आदमी झूठ बोलेंगे कोर्ट में। तो इस झूठ से बचाने के लिए ये प्रोविजन 1885 के बाद शायद ये प्रोविजन आया। 1885 से पहले शायद मैंने कहीं पढ़ा था, ये होता था आदमी झूठ बोल देता था, तो ये लगा कि आदमी को यार सच बोल कैसे बुलवाया जाए, तो उसको ये प्रोटेक्शन दिया गया कि भाई नहीं, निकालना पड़ेगा सेक्शन, वो जो 1800 वाली बात है ना, वो कहीं पर मुझे मिल जाएगी। हाँ, 1885 से पहले नियम था ये, 1885 से पहले नियम ये था कि किसी भी 1885 हो या 1-2 साल इधर उधर हो सकते हैं, तो नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर जिससे गवाही में पूछा जाता था और ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जिससे वो खुद मुकदमे में फंस जाए, तो वो जो भी गवाही देना चाहे वो गवाही दे देता था। लेकिन अब ये नियम कर दिया 1885 के बाद में कि आदमी को बोलना, कोर्ट में खड़ा होगा तो सच ही बोलना पड़ेगा, भले ही वो क्वेश्चन, लेकिन उसकी जो वहां तक है वो केस तक सीमित रहेगी, उसको बाहर ना निकलने दिया जाएगा। ऐसा ये, जहां तक मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि वो कहती है ये धारा, ये मैं पढ़ देता हूं जरा सा। विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that answer to such questions will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind। अब इसका प्रोवाइडेड जो प्रोविजो है वो कुछ आपसे कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच ए विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम
in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer. ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्याधीन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय उसके विरुद्ध किसी दंडिक कार्रवाई में साबित किया जाएगा। अर्थात जो वो स्टेटमेंट कोर्ट तक देता है वो कोर्ट तक ही रिलेवेंट महदूद रहेगा, उसकी एक लिमिट है। तो अर्थात कोर्ट में आप सच बोल सकते हो, कह सकते हो कि सर इससे मैं फंस सकता हूं, लेकिन इसको पार्ट ना बनाया जाए, बस रिक्वेस्ट करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड कर दी जाएगी आपकी वो टेस्टिमोनी। तो यहां आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्शन। देखो एक तो 137 हो गया, एक सेक्शन और है। एक यह होता है कि साक्षियों की संख्या क्या होगी। 139 सेक्शन 139 नहीं, साक्षियों की संख्या क्या होगी, अर्थात किसी भी व्यक्ति कितने गवाह पेश कर सकता है। एक गवाह पेश करेगा, 100 पेश करेगा, 1000 पेश करेगा। सेक्शन 139 कहता है ऐसी किसी लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। कानून को ऐसी किसी लिमिट में नहीं बांधा जा सकता कि कौन व्यक्ति कितने गवाह लाएगा। वो एक भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि कितने गवाह लाए जाए, जो पुलिस को उचित लगते हो या न्यायालय उन्हें जो अनुचित विटनेस होंगे उनको अपनी राइट, अपनी विजडम एक्सरसाइज करते हुए, अपने विवेकाधिकार का यूज करते हुए छोड़ भी सकता है यदि वो रिलेवेंट नहीं। माजरा तो यह है कि जो घटना है, ऐसे विटनेसेस जो घटना को बताते हो, घटना को स्पष्ट करते हो, जिससे न्याय किया जा सके, ऐसे विटनेसेस तो परमिटेड है। न्यायालय बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा है, या बेकार की बातें या ऊटपटांग की बातें या कहानियों के लिए नहीं। लेकिन न्यायालय ये भी कहता है, कानून ये भी कहता है कि ये भी नहीं कि कोई लिमिट तय नहीं की जाएगी विटनेस की, उनकी क्या संख्या होगी क्या नहीं होगी, ये सब केसेस में अलग अलग परिस्थिति। देखिए एक केस है, एक आदमी ने एक आदमी को घूंसा मारा, जिसका घूंसा मारा उसके दांत टूटे, घूंसा मारने के लिए तो वो विटनेस खुद हो गया, और डॉक्टर साहब और एक जिनने एफआईआर लिखी वो, और एक उसका जिनने इन्वेस्टिगेशन किया वो, 3 आदमी बते रहे, 4 आदमी हो केस खत्म। लेकिन किसी आदमी ने इंडिया में बम फाड़ दिए, और वो इतना बड़ा ग्रोह है, वो पूरे इंडिया में बम फाड़े उसने, एक जगह नहीं 10 जगह बम फाड़े। अब उस आदमी पे, वो आदमी नहीं है, आदमियों का समूह है, वो तो हजारों आदमी है, सैकड़ों आदमी इन्वॉल्व थे उसमें। उस घटना में जो भारतवर्ष के खिलाफ की गई उसमें सैकड़ों आदमी इन्वॉल्व थे, सबके रोल थे अपने अपने। तो ऐसे केसेस में 500 गवाह भी हो सकते हैं, 1000 गवाह भी हो सकते हैं। तो देयर इज नो लिमिटेशन इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम regarding number of witnesses. It bears upon the case and fact and circumstances of each and every case. It may be differ from case to case. तो मारूजा ये है कि विटनेस की संख्या के बारे में अगर कोई पूछे आपसे, तो ये कह दें कि नहीं, इसके लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, लॉ ऐसा कोई परमिशन नहीं कर सकता, लेकिन जिन गवाहों को बनाया जाए वो रिलेवेंट होना चाहिए। ये शक्ति भी न्यायालय के विवेकाधीन है।
यह भी नहीं है कि जिस विटनेस की जरूरत है उसे आप बनाए नहीं, तो क्या है, विटनेस होने चाहिए, लिमिट में होने चाहिए और इरेलीवेंट नहीं होने चाहिए। उनकी संख्या 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी और 500 भी, जितने भी जैसे केस है, ये सब परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है, भारतीय न्याय कहता है कि हमें क्वालिटी ऑफ एविडेंस देखनी है। हमारे एक विटनेस है लेकिन फुल ऑफ क्वालिटी है, वर्दी ऑफ क्रेडेंस है, रिलायबल है, उसकी टेस्टिमनी विश्वास की जा सकती है। 100 गवाह हैं लेकिन बेकार है, किसी ने घटना देखी नहीं, किसी ने सुनी है, कोई बहरा है, कोई कां और कोई अंधा ना, ऐसे नहीं। तो हमारे यहां एविडेंस को तोला जाता है, संख्या नहीं देखी जा सकती। यही इसका सार है इस सेक्शन का। तो साक्ष्यों की संख्या नहीं बताई जा सकती, वो कितने होंगे, 1 2 3, क्या होगा नहीं पता। ये फैक्ट टू फैक्ट और केस टू केस डिसाइड किया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 139। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 138। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ दूं, बाद में से समझा दूंगा या पहले समझा देता हूं? पहले सेक्शन ही बता दूं, आपको बड़ा काम का है सेक्शन, बहुत काम का है तो 1.5 लाइन का। सह अपराधी, इंग्लिश में से कहते हैं एकम्प्लिस। क्या है? एकम्प्लिस। सह अपराधी कौमा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। देखिए, एक जो साक्ष्य हमने पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा उसका, पहले दिमाग से उतरा हुआ, उसमें कह रहा था कि भाई नहीं, सह अपराधी अच्छा सा विटनेस नहीं होता, उसका कोरोबोरेशन जरूरी है। ये क्या कहता है? उसमें कुछ और थी, उसमें दूसरी बात कहता था, इसमें दूसरी बात कह रहे हैं। एक सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, वहां कहता था कि नहीं हो सकता, और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। आगे सुन लो। An accomplice shall be a competent witness against an accused person. एक accomplice सह अपराधी अपने सह अपराधी के खिलाफ एक अच्छा विटनेस हो सकता है। एंड ए कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, और कन्विक्शन इलीगल नहीं हुआ इफ प्रोसीड अपॉन द कॉर्पोरेशन टेस्टिमोनी ऑफ एन accomplice. कॉर्पोरेट टेस्टिमोनी, इसे थोड़ा सा सरल हिंदी में बताएं, ये क्या कहना चाह रही है? पहली बात तो ये कहना चाहता है सेक्शन, पहले तो ये मैं अपनी कथा, अपनी बात रखूं पहले आपके सामने। जैसा कि सह अपराधी शब्द है अपने आप में, सह अपराधी, सह, सह को अगर हम इसे संजीवित करें, सह प्लस अपराधी, सह सहायता से आता है। क्या आता है? सह सहायता से। अपराध अपराधी से आता, जो अपराध में सहायता करे वो सह अपराधी। अपराध में साझीदार हो, अपराध में शामिल हो, अपराध में सहायता करे, ज्वाइन करे, वो सह अपराधी, वो सह अपराधी। जो अगर उसका मन करता है कि नहीं यार मैंने अपराध तो किया ही है, मैं अपने को पवित्र कर लूं, और वो सच बोल के अपने मुलजिम के खिलाफ, अपने साथी के खिलाफ कोई बयान देना चाहता है कोर्ट में, तो उसकी टेस्टिमोनी मान्य होगी, और उसके ऊपर अगर कोई सजा की जाती है तो वह अवैध नहीं होगी। अगर उसके आधार पर किसी को, साक्षी को सजा कर दी जाती है तो वो अवैध नहीं होगी।
तो ये सेक्शन ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति जिसने अपराध में साथ दिया है और अपने को फंसाने वाला बयान भी देता है और ये भी बताता है इसने क्या किया है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई स्टेटमेंट कोर्ट में देता है तो कोर्ट उसे कंसिडर कर सकता है और सजा दे सकता है। वो सजा इलीगल नहीं होगी। ये तो रहा नियम ये। लेकिन एक लॉ ऑफ प्रूडेंस है। Co-accused may be the good witness. Co-accused may be the witness. Gun conviction must be based on some corroborative piece of evidence. अच्छा गवाह हो सकता है, मैं नहीं कह रहा। ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि अकम्प्लिस की गवाही हो सकती है, उसके कॉरोबोरेशन की आवश्यकता नहीं है और सजा इलीगल नहीं हो जाएगी अगर वो संपुष्ट नहीं की है, कॉरोबोरेट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि लॉ प्रूडेंस कहता है अकम्प्लिस की गवाही अगर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो इसे फुल प्रूफ बनाए तो कोई ना कोई 2-3 एविडेंस ऐसी फाइल पर और आ जाए एक आध, जिससे लगे कि अकम्प्लिस जेन्युइन है। क्योंकि कई बार क्या होता है अकम्प्लिस के केस में पुलिस उसे वादा माफ गवाह बना लेती है, एक एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में कि सर ये बयान देना चाहती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाती है। बहुत सी परिस्थिति ऐसी होती हैं जहां कोई आई विटनेस नहीं होता। जितने भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे होते हैं जिसमें ये लोग आतंकवादी गतिविधि करते हैं, इनमें कोई आदमी नहीं मिलता। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर मिल जाता है और वो पकड़ा जाने के बाद घबरा जाता है कि मुझे सजाए मौत ना हो जाए या आजीवन कारावास की सजा ना हो जाए, और चाहता है कि मुझे माफी मिल जाए, कैसे न कैसे गलती तो मुझसे हो गई थी, और वो सजा माफ गवाह बन जाता है। तो उसका बयान कराया जाता है कोर्ट में। फिर वो कोर्ट में खड़ा होकर ये बताता है कि मैं किस तरीके से अपराध में शामिल था, मेरे साथ कौन कौन और शामिल था, हमने क्या क्या किए, कहां कहां बम फाड़े, कहां से हथियार आए, सारी बातें, सबका इन्वॉल्वमेंट बताता है। तो क्या होता है, उसे माफ कर दिया जाता है या उसे कम सजा दी जाती है, या जैसी परिस्थिति जज डिसाइड करते हैं, वो तो जज साहब के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जज साहब क्या माफी स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो परिस्थितियां बताती हैं, जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसको माफी का एक प्रोविजन है सजा माफ गवाह का, उसमें उसको परमिट करके उसका बयान करा लिया जाता है। पहले तो इसको बोलते थे 164 का बयान, लेकिन इसको अब 164 का ना कह के 180 या 82 सेक्शन है, मेरे दिमाग से उतर गया थोड़ा सा, चलिए देख के बताता हूं। सीआरपीसी में 180 है, या नया सेक्शन होने की वजह से सारे सेक्शंस का दिमाग से उतरने का बहुत बड़ा खतरा है आजकल। एक 183 सीआरपीसी नहीं कहूंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में ऐसे एक्यूज का कथन रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे साजी माफी की तरफ ले जाते हैं। तो ये अकम्प्लिस, तो इसमें वैसे तो यदि उसका कॉर्पोरेशन ना हो बयान का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी कमेंट्रियों की स्टडी करेंगे तो वो ये कहती हैं, क्योंकि एक सेक्शन कहता है वो कॉर्पोरेशन मांगता है, जहां जुडिशियल नोटिस वाला सेक्शन है वो कहता है अगर कॉर्पोरेशन नहीं है तो विश्वसनीय नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंट्राडिक्टरी सेक्शन है ये, एक जगह कुछ कह रहा है, एक जगह कुछ कह रहा है। तो यहां हम इतना मान के चले, अगर कॉर्पोरेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कानून ये कह रहा है कि अगर वो ऐसी गवाही देता है तो उसे कॉर्पोरेशन ना भी हो तो भी सजा अवैध नहीं होती। इसके लिए अब 2-4 बातें और बता दूं। अकम्प्लिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना चाहिए। सह अपराधी अपराध के साथ साथ रहा तथा जो अपने अपराध के साथ साथ दूसरों के अपराध को भी बताए। सह अपराधी कौन है? जो अपना अपराध तो बताए अगर अपना बयान देता है कोर्ट में और दूसरे के अपराध को भी बताए तो वो अपराधी सह अपराधी कहता है। कार्य अपराध होना चाहिए नंबर 1। अपराध अकम्प्लिस कब हो सकता है? जब वो अपराध में शामिल हो, अर्थात पहली बात तो अपराध होना चाहिए
और अपराध कंप्लीट होना चाहिए अर्थात घटित होना चाहिए और उसने उसमें सहायता करी हो या मुलजिम को शरण दी हो, तब वो सह अपराधी की डेफिनेशन में आएगा। सहायता करे, सहयोग करे, ज्वाइन करे। तो ये था आज हमारे सिंपल सिंपल से 3 क्वेश्चन प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। ऐसे प्रश्न गवाह है जब वो खुद दिक्कत में पड़ जाए तो उसे कितनी छूट है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी, और तीसरा कि कितनी एविडेंस साक्षी होने चाहिए, और चौथा अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस अच्छा है, इसमें 4 लाइन दी है इसी डेफिनेशन में। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह किसी सह अपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई। अब इसमें को भी है कि शब्द को भी समझो। ये बात अगर गौर से पढ़ें इस शब्द को तो ये कह रहा है कि सह अपराधी की एविडेंस तो बढ़िया होगी, लेकिन वह किसी सह अपराधी के संपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अर्थात किसी और बातों से मुलजिम का अपराध तो सिद्ध हो ही रहा हो और साथ साथ ये इसे और संपुष्ट कर दे, तब ये अच्छा साक्ष्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोऑपरेशन इसका होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा गुड विटनेस नहीं है, लेकिन कोर्ट मना भी नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम कोर्ट्स जो है, देखो हमारा उद्देश्य होता है आपको दोनों बातें बताने का, न्यायालय में क्या चलती है और यहां तो चलेगी तो वही जो इसमें लिखा, लेकिन ऐसा न्यायालय अधिकतर करते नहीं है। ये बुरा नहीं, ये गलत नहीं है, हो सकती है उसके बाद, लेकिन उसकी संपुष्टि पर अर्थात कुछ और एविडेंस उसके खिलाफ जरूर फाइल पर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है तो 3 ही लाइन का। अब एक्ट खत्म होने वाला ही है, 140 सेक्शन इसके आ गए हैं। 140 सेक्शन पर हुआ ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्षियों को कैसे पेश किया जाए और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा। ये नहीं कि इसमें पूछा क्या जाएगा, कैसे कैसे पेश होंगे, कैसे कैसे विटनेस कोर्ट में लाए जाएंगे, उनसे क्या गवाही होगी, ये सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब मैं चाहूंगा अब 20-26 रह गए, 5-4 लेक्चर और बनने इसके, और ये 90 लेक्चरों में ये सब 90 लेक्चर तक 5 लेक्चरों बाद ये सब पूरी किताब ये कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार आज के लिए।